तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक इस चैप्टर की मतलब चैप्टर नंबर 2 की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में जाना था और उसके बाद में विभवांतर के बारे में भी जाना था। ठीक है, हम लोगों ने जो वैद्युत विभव के बारे में जाना था वहाँ पर हम लोगों को एक फार्मूला मिला था V=W/Q0। ठीक है, ये W था अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और Q0 था वह परीक्षण आवेश जिसको लाया जा रहा था। ठीक है, और ये उस बिंदु पर विभव था जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं जहां तक वो लाया गया है बिंदु आवेश। ठीक है, यहां तक हो चुका था। इसके बाद में हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र देखा। बिंदु आवेश के कारण, यही अर्थ समझना है क्योंकि यही आगे काम देने वाले हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी और कोई डेरिवेशन करते समय भी यही बातें याद देनी है। बिंदु आवेश कारण का मतलब क्या है, फिर द्विध्रुव के कारण का मतलब क्या है। ठीक है, तो बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था वो था Kp/r²। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश स्थित है और पूछा जाए कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, जिस बिंदु की दूरी इससे मान लिया r है। ओ सॉरी, हाँ, Kq/r²। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव, अच्छा r³ है, चलिए, अच्छा केवल r, अच्छा मेरे दिमाग गड़बड़ है। ठीक, अब पता चल गया V=Kq/r इतना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे एक बात डायलॉग मारूं, मैंने जानबूझकर ये लिखा था कि तुम लोग गलत पकड़ते हो या नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं, मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, ठीक है, देखिए प्लस क्यू आवेश है, r दूरी पर हमें अगर विभव निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है। मतलब एक बिंदु आवेश है, r दूरी पर विभव। यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है जो q है हमारा, वो q ये वाला होगा। यहाँ पर स्थित जो आवेश होगा वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो q है, ठीक है, वो यहाँ पर स्थित आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश है जो जिस बिंदु पर हम निकाल रहे होते हैं उस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक, यहाँ पर Q0। लेकिन ये वाला जो Q होता है जिसके कारण वैद्युत विभव वहां पर बन रहा है वो वाला आवेश है। ठीक, दूसरी बात, इसके बाद में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के फार्मूले हम लोगों ने देखे। वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला क्या था, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था Kp/r²। दिमाग में मेरे ये चल रहा था और मैंने लिख रहा था मैं वाला। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है V=Kp/r²। ठीक है, इसको याद रखें। किसके कारण है, वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसके अक्ष में अगर कोई बिंदु है r दूरी पर। ये दूरी r कहाँ से होती है, इसके मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है वहां पर वैद्युत विभव क्या होगा, Kp/r²। इतना हम लोगों को पता है। और निरक्षीय स्थिति की हम लोग स्थिति देखे थे कि हर बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु हो, हर जगह पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। चलो, इतनी बातें हम लोग देख चुके हैं 2 क्लासों में। अब आज की क्लास देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे द्विध्रुव की किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, द्विध्रुव के कारण हमें उसके किसी भी बिंदु पर विभव निकालना है। अक्ष में हो या फिर निरक्ष में हो या फिर इनके अलावा भी कोई बिंदु हो तब भी। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का डेरिवेशन। चैप्टर 2 चल रहा है ना, चैप्टर 2 लेक्चर 3 है आज। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। ओके, एक बात मैं बोल दूं कि ये जो डेरिवेशन है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमने फॉर्मूला डेराइव करवाया था किसी भी बिंदु के लिए, और मैंने बोला था कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण
किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की जब बात करेंगे तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है इसके फार्मूले की। ठीक है, तो फार्मूला देख लेंगे अभी क्या है। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, लेकिन आपको फार्मूला मेन तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन भी दिमाग में जब बैठती हैं तो फिर दिमाग हैंग होता है ना, तो ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है। देख लो, हम लोग समझ लेते हैं इसको एक बार। करना क्या है, एक वैद्युत ध्रुव लेना है, तो भाई हमने एक ले लिया वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव इस टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन हम इस टाइप लेंगे नहीं आज। ठीक है, कैसा लेंगे, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक, वैद्युत ध्रुव ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, और कोई बिंदु अगर यहां पर होता तो हम कहते हैं इसके अक्ष में है। ये तो होता द्विध्रुव है, इसका अक्ष ये है। यहां पर कोई बिंदु हो तो उसे हम निरक्ष बोलेंगे या लंब समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें अक्ष और निरक्ष के अलावा कोई बिंदु अगर मिल जाए तब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में वैद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग एक ऐसा बिंदु ले लेते हैं जो ना तो अक्ष में है और ना ही निरक्ष में है। ठीक है, अब ये बिंदु हम ले रहे हैं, और ये बिंदु का मतलब है कोई भी बिंदु हो सकता है। यहां पर मैंने किसी भी बिंदु की बात की है, तो ये कोई भी बिंदु हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां जितने भी बिंदु होंगे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखिए इसमें एक तो इसके मध्य बिंदु से दूरी, ठीक है, दूसरी चीज एक थीटा होगी, एंगल, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। अगर ये हम बदलते जाएंगे, दूरी बदलते जाएं और थीटा बदलते जाएं, तो जितने भी बिंदु हो सकते हैं वो सारे बिंदु हम इस प्लेन में ले सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हमको ये बिंदु लेना है तो इसकी दूरी और इसका कोण देख लें कितना है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु भी हो जाएगा। ये वाला बिंदु लेना है तो वो थीटा और आर ये दोनों वेरिएबल हैं, ये बदल करके हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो बिंदु माना है इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम नाम देते हैं हमेशा O। ये देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस बिंदु P की दूरी को भी हम उसी प्रकार से व्यक्त कर देंगे जैसे पहले व्यक्त करते थे। R दूरी पर है ये बिंदु P, और यहां पर जो थीटा कोण पर ये स्थित है द्विध्रुव से। ठीक, इस वैद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो है P। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते थे हम, P से। सो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है वो P, ठीक, जो कि इस दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये है अपना P। ठीक, हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए जैसे हम लोग कल वाले डेरिवेशन में कर रहे थे कि सबसे पहले आवेश तो रखे नहीं है, चलो ठीक, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के बिंदु P से दूरी कितनी है वो निकाल लें, फिर माइनस क्यू आवेश के बिंदु P से दूरी कितनी है वो निकाल लें, उसके बाद में फिर दोनों कारण विभव निकालें, फिर परिणामी निकालें। ये सिस्टम होता है, यही सिस्टम होता है निकालने का। लेकिन यहां पर ध्यान से अगर देखें, ये चलो L हो गई, इधर वाली L हो गई, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, L दूरियां हो गई। दिक्कत यह है कि हम A से P की दूरी निकालेंगे कैसे। कोई ज्यामिति इतनी आसान नहीं है हमारे पास कि हम उसकी दूरी आसानी से निकाल सकें। देखो, एनसीईआरटी में इसे बहुत कठिन करके व्यक्त किया गया है, इसलिए मैं अपना सरल मेथड यूज करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी में बोला है कि भाई A से P की दूरी निकाल लो, B से P की दूरी निकाल लो। भैया A से P की दूरी निकालने के लिए बड़ा झंझट करना पड़ेगा। अब की ये तो है नहीं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, बन रहा है क्या। ठीक है, तो इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर इसके लिए भी पापड़ बेलोगे तो ज्यादा पापड़ हो जाएंगे, करोगे क्या। ठीक है, तो बेहतर है कि हम एक दूसरा तरीका ढूंढ के निकालें जो हम लोगों ने पहले लेसन में इस्तेमाल किया था। क्या किया था उसके लिए, हम लोग दूरी उरी नहीं निकालने वाले, कोई काम नहीं दूरी का। हम लोग एक दूसरा काम करने वाले हैं। वो काम ये है कि इस द्विध्रुव को दो कंपोनेंट में या दो भागों में विभाजित कर लें। ठीक है, इस द्विध्रुव को दो भागों में विभाजित कर लें, यही हम लोगों ने पहले वाले में किया था। ठीक है,
तो हम लोग करते हैं एक काम, इस द्विध्रुव को दो भागों में विभाजित करते हैं। याद रखिए मैंने कभी बताया होगा कि मान लिया कोई इस तरह से हमारा कोई भी वेक्टर है, भाई ई ले लिया, चलो ए ले लेते हैं यार, ठीक है, एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है। इसको दो भागों में जब हम वियोजित करते हैं तो कैसे करते हैं, एक इधर भाग दे देते हैं, एक इधर भाग दे देते हैं, यही तो करते हैं। अच्छा, एक तरफ साइन थीटा आ जाता है, एक तरफ कॉस थीटा आ जाता है। अब किधर साइन थीटा आएगा किधर कॉस थीटा आएगा वो डिपेंड करता है एंगल पर, समझ रहे हैं? मतलब अगर इधर कोण है तो ये कॉस थीटा रहेगा, अगर हम यहां पर कहते हैं ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पर ए कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। जिधर साइड में थीटा उधर साइड में कॉस, ठीक है, उधर साइड में बनेगा कॉस, जिधर साइड में थीटा नहीं है उधर बनेगा साइन। बात क्लियर? हम क्या करने वाले हैं, इस द्विध्रुव P को, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इस द्विध्रुव आघूर्ण P को हम दो भागों में वियोजित करेंगे और एक भाग ऐसा लेंगे जो इस बिंदु P के पैरेलल हो, ठीक है, उसकी सीध में हो। तो इसका एक भाग देखो, ये द्विध्रुव है हमारा P, इसका एक भाग हम ऐसे लेंगे, यहां पर P है तो ये एक भाग ले लिया इसके सामने, दूसरा भाग ऐसे ले लेंगे, ठीक है, जस्ट लंबवत होता है दूसरा भाग। बात क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, इस बिंदु P को, मतलब बिंदु P नहीं है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव को दो भागों में वियोजित करेंगे। एक भाग होगा ये, ठीक, ये, और दूसरा भाग होगा ये, यही होगा, यही होगा, ठीक भैया। ये P था, ये P था, एक भाग हो गया ये, एक भाग हो गया ये। अब बताओ ये वाला कॉस होगा कि ये वाला कॉस होगा, बोलो बोलो, क्यों? क्योंकि थीटा तो उधर है ना, ऊपर वाले की तरफ, ठीक है। तो भैया ये हो गया P कॉस थीटा और ये हो गया P साइन थीटा, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब इस चित्र को मिटा करके दोबारा अच्छा सा बनाए, समझ जाओगे, ठीक, बताना नहीं पड़ेगा, ठीक। ध्यान से देखो, अब हम द्विध्रुव को डबल लाइन से नहीं दिखाएंगे, सिंगल लाइन से दिखा देते हैं। एक ये वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक, यहां पर भैया A है, यहां पर B है, माइनस Q आवेश यहां पर है, प्लस Q आवेश यहां पर है, ठीक है इतना, ठीक। इसका द्विध्रुव आघूर्ण अपना P है, इसकी कुल लंबाई क्या है, 12 है, हमेशा मानते हैं, ठीक। मिड पॉइंट हमारा ये है, एक बिंदु P यहां पर है, बिंदु P यहां पर है, यहां पर विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम इस मिड पॉइंट से इसकी दूरी r मान रहे हैं, मिड पॉइंट को O मान लिया, ठीक है, r मान रहे हैं, और ये एंगल कितना माना, थीटा। अब हम इस P को क्या करने वाले हैं, दो भागों में वियोजित करेंगे, दो भागों में वियोजित करेंगे। पहला भाग ये है हमारा, ठीक, ठीक है, ये पहला भाग हो गया जिसे हम P cos थीटा लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, और दूसरा भाग ये हो गया हमारा जिसे हम P साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक डायरेक्शन दिखा दी, जैसे ये द्विध्रुव था तो इसका डायरेक्शन केवल ये दिखा दिया, तो इसका पूरा द्विध्रुव बना दे तो इधर भी ऐसे होगा, ठीक है, यहां से यहां तक है। बात क्लियर? ये द्विध्रुव है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो बिंदु P पर विभव हम निकालेंगे तो अब हमें दूरियों से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक द्विध्रुव हमारे पास ये वाला जो है, इसके कारण जो हम विभव निकालेंगे बिंदु P पर, वो हम देखेंगे यहां पर बिंदु P पर वैद्युत विभव इसके अक्ष में होगा। भाई द्विध्रुव तो इस तरह से है और बिंदु P यहां पे है, ठीक है, तो यहां पर विभव क्या होगा, इसके अक्षीय स्थिति में तो स्थित है ये बिंदु P। ये वाला द्विध्रुव नाम दे दें भाई A डैश, इसका नाम दे दिया B डैश, ठीक, ए बी ये था, A डैश B डैश ये हो गया, और A डबल डैश B डबल डैश ये हो गए, ठीक। अब ठीक, तो A डैश B डैश जो द्विध्रुव है इसके अक्ष में बिंदु P है, तो इसके कारण पहले हम विभव निकाल लें बिंदु P पर, तो अक्ष वाला सूत्र लगा लेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा छे वाला द्विध्रुव, इसके निरक्ष में ये है, भैया ये ऐसे है और बिंदु P ऐसे है, बताओ निरक्ष में है, और निरक्ष में है तो यहां पर हम जो P पर इसके कारण जो विभव निकालेंगे वो निरक्ष वाला लगा देंगे,
और निरक्ष वाला तो शून्य होता ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे ना, दोनों को जोड़ लेंगे बस हो गया सिस्टम, दूरी से कोई लेने देना नहीं रहेगा, मतलब इनसे हमें दूरी निकालनी नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? हमने क्या बोला, इस द्विध्रुव को हमने दो भागों में वियोजित कर लिया। अब भैया जब दो भागों में वियोजित किया, सुनना जरा, दो भागों में जब वियोजित किया तो याद रखो ये जो द्विध्रुव दो भागों में वियोजित हो गया, तो जैसे ही दो भागों में वियोजित हो जाएगा तो हम ए बी को भूल जाएंगे, क्योंकि अब ए बी का मतलब है ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, अब इनसे लेना देना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों के कारण विभव निकाल लो बिंदु पी पर, वही परिणाम, उनका परिणाम ही निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा इसके कारण विभव क्या होगा, तो ये इसके अक्ष में पड़ रहा है तो अक्षीय स्थिति वाला सूत्र ले लिया। फिर देखा इसके कारण विभव क्या होगा, तो ये इसके निरक्ष में पड़ रहा है तो निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र ले लिया, दोनों को जोड़ लिया, कुल विभव। कोई दिक्कत आकांक्षा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब लेते हैं भाई, देखिए लिखेंगे नहीं, केवल डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। ठीक, तो वैद्युत विभव अगर हम बिंदु P पर निकालें, ध्यान से देखिए, बिंदु P पर जो वैद्युत विभव कुल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले हम A डैश B डैश के कारण विभव निकालेंगे, वो जोड़ेंगे किसके साथ, A डबल डैश B डबल डैश के कारण जो विभव निकलेगा उसके साथ। इसके कारण जो विभव निकलेगा बिंदु P पर उसे हम V A डैश B डैश लिख दिया, क्योंकि A डैश B डैश द्विध्रुव का नाम है। और इसके कारण जो विभव निकलेगा उसको हमने लिख दिया V A डबल डैश B डबल डैश, क्योंकि इसका नाम है A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ये अक्षीय, यहां पर जो विभव का फॉर्मूला लगाएंगे वो अक्षीय स्थिति का लगेगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति वाला लगेगा, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो निरक्षीय स्थिति वाला लगेगा। बात क्लियर? ठीक है, तो चलो निकालते हैं। V इज इक्वल टू, अक्षीय स्थिति का सूत्र बता दो भाई, अभी हमने बताया था अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला V इज इक्वल टू KP अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं सोच रहा था आपकी बात तो नहीं गलत कर रहा। ठीक है, V इज इक्वल टू KP अपान R स्क्वायर होता है। भैया K तो कांस्टेंट है अपना, चलो लिख लो K। P का मतलब यहां पर P नहीं है भाई, इसका P था, इसका P थोड़ी, इसका P cos थीटा है, तो P की जगह पर हम लोग P cos थीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत है? इसके लिए होता तो P sin थीटा लिख लेते, लेकिन हमें इसके लिए लिखना है तो P cos थीटा लिखेंगे, P की जगह पर P cos थीटा। ठीक है, ठीक, अपान में R स्क्वायर। R क्या, अरे भाई दूरी किसकी, इसके मध्य बिंदु से इस वाले के, और सबका मध्य बिंदु सेम ही है, तो इससे इसकी दूरी है कितनी, R ही है, तो R में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, R स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। इसमें जोड़ना क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बता दो, 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, 0। तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, केवल समझना था, डेरिवेशन तो है ही नहीं। कितना सरल है, समझ पा रहे हैं ना, बहुत इजी है, बस समझना है। हमें निकालना था A से P पर वैद्युत विभव क्या होगा, फिर B से P पर वैद्युत विभव क्या होगा, फिर इसका हम इनकी दूरियां निकालते तो खत्म हो जाते, तो फायदा क्या था। ठीक है, तो ये अपना सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब इससे अगर हम निरक्षीय स्थिति का निकालना चाहते हैं या अक्षीय स्थिति का, कोई भी निकाल सकते हैं। जब हम अक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो थीटा को 0 रख देंगे, अक्ष में होगा तो उनके बीच का कोण 0, और जब कोण 0 होगा तो cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा KP अपान R स्क्वायर, वही होता है KP अपान R स्क्वायर। जब निरक्षीय की बात करेंगे तो थीटा 90 हो जाता है, cos 90 का मान 0 गुणा होके पूरा 0, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो इसमें जो नोट करना चाहते हो वो नोट कर लो, मैं लिखवाने वाला इसमें और कुछ नहीं। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे की कहानी सुनो, देखते हैं आगे। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, ये पता था पहले से। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता था V इज इक्वल टू KP अपान R स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें पता चल गया अगर कोई भी बिंदु हो तो विभव का फार्मूला होगा KP अपान R स्क्वायर, लेकिन इनटू में cos थीटा ऊपर लगा देना है, क्या दिक्कत। ठीक, माइंड में सेट कर लेना है। अब देखिए एक और बात भैया, एक बात होती है, वो बात कैसी होती है वो सुनाते हैं तुमको। होता क्या है,
होता क्या है बताएं हम तुमको। होता क्या है, होता क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र लो, मतलब कोई आवेश लिया Q, ठीक। ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसकी ये प्रॉपर्टी है। हम अगर कभी भी आपसे पूछें आवेश का काम क्या है तो बता देना वैद्युत क्षेत्र बनाना, ठीक है। तो आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र का काम क्या है जब हम पूछें तो क्या बताओगे? किसी दूसरे आवेश पर बल लगाना। भैया वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? उसके भीतर कोई आवेश आया दूसरा तो उस पर बल लगाएगा, ठीक ठीक। अब हमें पता चला कि एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। हम लोग ये वैद्युत क्षेत्र की कहानी तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में हम विभव की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम विभव के नजदीक आते जाएंगे, मान लिया अनंत पर आवेश था, उसको हम यहां पर लाए तो कुछ कार्य करना पड़ा होगा। उसको जब हमने आवेश से भाग दिया तो वो क्या बना था? वैद्युत विभव। हमने बताया था जब हम कार्य को आवेश से भाग देते हैं तो बनता है विभव, ठीक है, ये तो बनता है। तो हम अनंत पर स्थित आवेश को बिंदु A तक लाए तो कुछ कार्य करना पड़ा, WA लिख देते हैं, ठीक। और इसको आवेश से भाग दिया तो ये क्या बना? विभव बिंदु A पर का, VA लिख दिया इसको, ठीक। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? एक आवेश था उसको हम बिंदु B तक लाए, बिंदु B तक लाए, ठीक है। तो बिंदु B तक लाए तो फिर कुछ काम करना पड़ा जिससे हम WB लिख देते हैं। उसको आवेश से भाग दिया तो वो भी बन गया विभव, लेकिन वो बिंदु B का विभव, ठीक। अब ये बताएंगे आप हमें कि विभव बिंदु A वाला ज्यादा होगा या B वाला ज्यादा होगा? किस बिंदु का विभव ज्यादा होने वाला है? तो सिंपल बात है, जहां ज्यादा कार्य मिला होगा। भैया A तक लाए तो कुछ कार्य करना पड़ा, और आगे पहुंचाएंगे तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो विभव और बढ़ जाएगा। बिंदु B का विभव बिंदु A के विभव से अधिक, ठीक है। अगर हम इस आवेश को बिंदु B पर ला करके छोड़ दें तो क्या होगा बताओ? सोचो। हम आवेश को ला रहे थे, आवेश को ला रहे थे, ये क्या कर रहा था? उस पर बल लगा रहा था। किधर बल लगा रहा था? बाहर की ओर, बाहर की ओर बल लगा रहा था। हम इसको जबरदस्ती इधर ला रहे हैं, A पर ला करके छोड़ दो तो ये तो अपने आप बाहर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि ये तो बाहर की ओर ढकेल रहा है ना इसे, ठीक है। हम B पर ला करके छोड़ देंगे तो ये जाने लगेगा। भैया जब A पर बल ला करके छोड़ोगे तो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जब B पर ला करके छोड़ोगे तो थोड़ी तेज स्पीड से जाएगा, समझ रहे ना? क्योंकि अब विभव यहां पर ज्यादा है। और नजदीक लाओगे और फिर छोड़ोगे तो और स्पीड से जाएगा, समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी दो बिंदुओं के बीच में जब आवेश ट्रेवल करता है, मतलब चलता है, तो किधर से किधर जाता है? ज्यादा वाले विभव से कम की ओर जाता है या कम वाले से ज्यादा की ओर जाएगा? भैया यहां पर विभव ज्यादा, यहां पर कम। यहां पर अगर विभव रखें तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो इधर जाएगा, कम की ओर जाएगा। तो कोई भी आवेश अधिक आवेश से कम आवेश की ओर जाता है, मतलब उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर आवेश प्रवाहित होता है, ये याद रखें। लेकिन वो आवेश धनात्मक होगा तब, ठीक है। अभी माइनस वाला रख दो तो इधर आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा, ठीक। तो अब सोचो हम प्लस की ही बात करेंगे जहां भी करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, आगे की बात देखते हैं। यहां पर हमने छोड़ा और ये इधर जाना स्टार्ट हुआ, तो जब जाएगा तो इसके पास कुछ स्पीड होगी, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु के पास स्पीड हो, मतलब गति हो, वेग हो, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। हम कहते हैं क्या होती है? गति की अवस्था में कोई भी पदार्थ हो तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। जब स्थित होता है तो स्थितिज ऊर्जा, जब वो गति की अवस्था में होता है तो गतिज ऊर्जा। यहां पर हम ला करके छोड़ दें, इधर जा रहा है, ठीक, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा ये। लेकिन अगर हम और करीब लाके छोड़ते तो अब की बार स्पीड ज्यादा होती तो गतिज ऊर्जा भी उसकी ज्यादा होती है।
समझ पा रहे हैं ना? तो गतिज ऊर्जा आखिर कितनी होगी ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। दूसरी बात कि वो किस स्पीड से जाएगा। गतिज ऊर्जा देखेंगे और गतिज ऊर्जा के साथ साथ में हम स्पीड देखेंगे कि उसका वेग क्या होगा, किस स्पीड से जा रहा होगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, थीम क्लियर हुआ कि अगर कोई दो बिंदु हैं, एक जगह पर विभव कम है, एक जगह पर ज्यादा है। अच्छा, दोनों जगह पर बराबर विभव हो, यहां पर जितना उतना यहां पर, आवेश को ए पर लाके छोड़ दिया, क्या वो बी की ओर जाएगा? काहे जाएगा? अब जोड़ते नहीं उसकी ओर जाने की, ठीक है। जब बराबर विभव होगा तो वो नहीं जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो अब कम ज्यादा होगा तभी जाने वाला है, अच्छा, ये कभी मत कहिएगा कि प्लस से माइनस की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है, ऐसा कहना बिल्कुल पाप होगा। भैया हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाता है, प्लस से माइनस की ओर नहीं। अब कह दो प्लस तो उच्च होता है, माइनस निम्न होता है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन यहां पर प्लस का 5 कूलाम, यहां पर माइनस का 2 कूलाम, आवेश यहां पे रखा, वो इधर भागता जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जाता है, बात सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर प्लस का 5 कूलाम, यहां पर प्लस का 2 कूलाम, दोनों प्लस के, लेकिन यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, आवेश को रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो प्लस से प्लस की ओर भी तो जा रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर हमेशा नहीं जाता है, प्लस से प्लस की ओर भी जाएगा, लेकिन जहां पर उच्च होगा उच्च वाले से निम्न की ओर जाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो हमेशा आवेश किधर प्रभावित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रभावित होता है, प्लस से माइनस की ओर नहीं। बात क्लियर, ठीक। अब सुनिए, मैंने बोला कि एक जगह पर विभव है 5 और एक जगह पर 2, तो ये जाएगा कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। कितनी गतिज ऊर्जा आखिर अर्जित करेगा ये हमको बताना है। दूसरी बात सुन रहे हो, ठीक। दूसरी बात सुनो, ये जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा या फिर वो जा रहा होगा जब, तो जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी, उसके पास वेग कितना होगा, उसका फॉर्मूला ज्ञात करना है। क्योंकि अलग अलग वेग होगा ना, अगर हम यहां पर ला करके छोड़ते तो उसके पास वेग कुछ और होता, दूसरा होता, और दूसरे बिंदु पर लाके छोड़ेंगे तो उसके पास वेग दूसरा होगा। तो हम वेग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। बात क्लियर है, ठीक। तो अब हेडिंग हम लोगों को डालना क्या है, डालना है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, लिख देते हैं भाई, दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश द्वारा अर्जित वेग से पहले गतिज ऊर्जा आ जाएगा, वहीं हम फॉर्मूला इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। हेडिंग देखो, हेडिंग का अर्थ समझना। हेडिंग अच्छी नहीं लग रही है कोई बात नहीं है, अर्थ क्या है हम समझ गए हैं। कोई आवेश यहाँ पर है, यहाँ से हम छोड़ेंगे, वेग प्राप्त करेगा, उसका वेग क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ठीक, तो ये कितना वेग प्राप्त करेगा ये हम लोग तो देखेंगे। अब एक और बात, तो छोटी छोटी जो बातें होती हैं यही तो बड़ी मेन होती है ना, इन्हीं पर फोकस कर लो बस। जो डेरिवेशन होते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, डेरिवेशन मायने तो रखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से मायने रखते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए जो छोटी छोटी बात बताते हैं वो ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। समझिए, एक बात बताने क्या वाले थे हम भूल गए, चलो ठीक है अभी बताएंगे ठीक जब याद आएगा। हाँ, तो प्राप्त वेग क्या होगा ये हम लोगों को डेरिवेशन करना है, ठीक। अभी हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा A है, दूसरा बिंदु हमारा B है, ठीक। बिंदु A है और बिंदु B है, और A पर विभव कुछ भी है जिसे हम VA मान लेंगे, बिंदु B का विभव VB मान लेंगे। VA बिंदु A का विभव, VB बिंदु B का विभव, ठीक है। हम एक आवेश को B से A तक ले गए थे,
और ए पर ले जा करके छोड़ देंगे तो ये भागेगा इधर, यही होगा, ठीक है। तो अब हाँ, यही बात बताने वाला था कि जब हम यहां से यहां तक आवेश को लाए थे तो हमें कुछ काम करना पड़ा था, और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा कि ऊर्जा ना तो खत्म होती है ना नष्ट होती है, मतलब ना उत्पन्न होती है भाई, खत्म और नष्ट एक ही बात होती है, ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, यही तो होता है। अब जरा बताइए, जो हमने आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जो ऊर्जा खत्म की वो किस में परिवर्तित हुई? खत्म तो नहीं हुई होगी, परिवर्तित हो गई होगी। वो कहां परिवर्तित होके गई? तो याद रखिए, वो उस आवेश के पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किस रूप में? जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य किस रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो गया। और जैसे ही हम यहां पर छोड़ेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा या वही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये एनर्जी हम ही ने दी थी, जो वापस जाने वाली एनर्जी उसके पास है, वो दी तो हम ही ने थी। हमने अपनी ताकत लगा के यहाँ पर लाए, हम ना लाते तो वो उधर भी नहीं जा पाता, ठीक है। तो जो हमने एनर्जी दी थी वो पहले उसके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में आई, और जैसे ही हमने छोड़ा वो चल दी, और वो गतिज ऊर्जा जो उसको मिली वो उसी से मिली। समझ पा रहे हैं ना? ये थीम क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी, इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? जितना हमने कार्य किया था उतनी ही तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होगा किया गया कार्य। और कार्य हमने कितना किया था? तो कार्य कितना किया तो अभी निकाल लेते हैं भाई। आवेश अगर Q है और इनके बीच का विभवांतर V है तो किया गया कार्य W है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है W बराबर, अच्छा V बराबर, ये हमने पढ़ा है V बराबर W अपान, यही पढ़ा। कार्य हमें पता करना है कितना, गुणा कर लो, W बराबर V इंटू Q नॉट। इतना ही तो कार्य किया हमने। ये जो कार्य किया यही गतिज ऊर्जा है, तो पूछी जाए गतिज ऊर्जा कितनी है तो V इंटू Q नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। किया गया कार्य कितना है? V इंटू Q नॉट। गतिज ऊर्जा कितनी है? यही गतिज ऊर्जा है। बात क्लियर है? पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा कितनी है? अरे यही है, यही तो स्थितिज ऊर्जा। भैया वहां पर ले गए थे, पहले वो स्थित हुआ वहां पे तो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे छोड़ा वो गतिज ऊर्जा बन गई, तो हम क्या करें? लेकिन ऊर्जा तो वही है जो हमने दी थी, किया हुआ कार्य ही तो बदला है। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे रजनीश? ठीक है, पहले दिन आए, हो सकता है हैंग हो, पहली वाली क्लास दूसरी वाली क्लास नहीं देखी है ना, देख लेना। कैसे देखोगे? यूट्यूब पर एक क्लास पड़ी है केवल, कल वाली, परसों वाली नहीं है, तो उसके लिए तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई कि हम लोग गतिज ऊर्जा जो निकालेंगे उसका फंडा क्या है, हम बस कार्य निकाल लें और उसी को हम बोल देंगे गतिज ऊर्जा, ठीक। एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, बोलो 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 बोलो, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। एक ऐसे कण की गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m है और उसके पास अगर v वेग है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर, यही होती है। चलो ठीक है, इतना पता है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको काहे मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए हमने माना कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक आवेश Q0 था, Q0 को B से A तक लाए और इसको हम छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा ये प्राप्त करेगा। कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा? V इंटू Q, यही तो। चलो ठीक है, इनके बीच में अगर विभवांतर V हुआ तो, अब विभवांतर और कुछ हुआ तो और कुछ इंटू Q, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो विभवांतर को एक्चुअली हम लोग V से नहीं डेल्टा V से लिखते हैं, तो डेल्टा V लिख ले या फिर VA माइनस VB लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दोनों तरीके से अपने अपने तरीके से लिख लें। हम डेल्टा V लिख लेंगे कि A और B के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर कितना है? डेल्टा V। A और B के बीच का विभवांतर डेल्टा V है। Q0 आवेश को हम लेके आए हैं, ठीक है। तो B से A तक लाने में किया गया कार्य W
कितना होगा? सो ये W बराबर होगा डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ओके, इतना ही कार्य होगा, इतना कार्य कर लिया। यही कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में बदला, फिर यही कार्य गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यही कार्य से ये कण जो है गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा को हम लोग EK से लिखते हैं, या केवल K से बहुत लोग लिखते हैं, कुछ लोग EK से लिखते हैं। E मतलब एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। EK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। कोई दिक्कत है इसका सूत्र निकालने में? अरे तो हलवा थे। ठीक, हमें दिक्कत है, अभी हमें वेग प्राप्त करना है ना, वेग कितना आएगा। तो वेग के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे? EK का फॉर्मूला वो खोल दो, हाफ mv²। कितना? हाफ mv²। तो EK का फॉर्मूला है हाफ mv² इक्वल डेल्टा V इंटू में क्यू नॉट। ठीक, V हमको चाहिए, वेग चाहिए, बस यहीं से कैलकुलेट कर लेना है, कठिन वठिन नहीं है। ठीक है भैया, mv² पहले इधर रखो, 2 को उधर कर दो, तो बन जाएगा 2 डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। V चाहिए तो V² का रखो, m को अपान में कर दो, तो V इज इक्वल टू 2 डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, अपान में कहाँ जाएगा? मतलब m आएगा ना। अच्छा, V²। चलो स्क्वायर हटाएं तो क्या आएगा? रूट में 2 डेल्टा V इंटू क्यू नॉट अपान में m। कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले को डराइव करने में? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक, समझ गए ना? हलवा है बातें, समझोगे तो बहुत सरल है। हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डालो ये। अच्छा, पहले छोड़िए। ठीक, तो एक काम करते हैं, चित्र वित्र क्या बनाओगे इसमें यार? चित्र क्या है बताओ? अच्छा, चित्र क्या है? ठीक है, जो हम बोलेंगे वो लिख लो। अच्छा, बनाना चाहते तो बना लो, हमारा क्या जाता है यार इसमें। ठीक है, ठीक, बोले? हेडिंग पढ़ी है ना? बोलते हैं, लिखो माना कोई परीक्षण आवेश Q नॉट, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक ले जाया जाता है। बिंदु B से A तक ले जाया जाता है। बिंदु B से A तक ले जाया जाता है यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V है, तब आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य लिखो W इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। यही लाइन लिखेंगे, W इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, यही कार्य होगा। ठीक है, अब लिखिए यही कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यही कार्य
गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अतः आवेश Q0 द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा E के बराबर डेल्टा V इंटू Q0। ये लिख लो, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, उसी कार्य के बराबर E के इक्वल डेल्टा V इंटू Q0। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्या करना है, वेग निकालना है। तो अब बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। तो लिखिएगा यहीं पर, यदि इस आवेशित कण का द्रव्यमान m है, इस आवेशित कण का द्रव्यमान m है, तथा यह इन दोनों बिंदुओं के बीच v वेग अर्जित करता है। v स्मॉल बनाना, विभव के लिए कैपिटल V बनाते हैं, वेग के लिए स्मॉल v। ठीक है, v वेग अर्जित करता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv स्क्वायर होगी। E के बराबर हाफ mv स्क्वायर होगी। E के बराबर कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर होगी। तब E के की जगह पर हाफ mv स्क्वायर लिख देंगे। ये नोट करो, फिर ये नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने एक काम कर लिया, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया वेग का। ठीक, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। फार्मूला मेन है, डेरिवेशन मेन नहीं है। मैंने इसको इसलिए विस्तार से लिखवा दिया है कि जब आप दोबारा पढ़ें और समझ में ना आ रहा हो तो पढ़ करके समझ लें कि हाँ ये हुआ था। ठीक है, इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन इसका फॉर्मूले पर बेस सवाल बहुत आने वाला है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग पहुँचेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब कुछ होगा बराबर मतलब विभव बराबर होगा। ठीक है, तो अब एक हेडिंग डालेंगे, सम विभव पृष्ठ। हेडिंग डालेंगे सम विभव पृष्ठ। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले एक और चीज जान लें, ज़्यादा नहीं। एक डिफिनेशन बहुत पूछी जाती है, वो लिख लें, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ऐसे बोलता है क्वेश्चन। ठीक, परिभाषा पूछता है, एक नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, उसमें छोटी सी परिभाषा है। सुनिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वैल्यू क्या होता है। आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है क्या, पहले ये समझो क्या है। ये विभव होगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, या ऊर्जा हो सकती है, क्या हो सकता है ये है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ एक तरीके से मात्रक ही है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, बोलो किसका हो सकता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या ऊर्जा का, या फिर विभव का? बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भीतर, वो जानना है आपको और वही परिभाषा में लिखना है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आखिर होती कितनी है, इसको हम कैसे जानेंगे? ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन लो, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन लिया और उसको हमने 2 बिंदुओं के बीच में रखा, एक जगह पर कम विभव, एक जगह पर ज्यादा विभव, मतलब इनके बीच में विभवांतर होना चाहिए। कितना? तो याद रखो, यहां पर अगर 10 है तो यहां पर 9 हो, यहां पर अगर 9 है तो यहां पर 8 हो। अंतर 1 वोल्ट का होना चाहिए। कितने का? ऐसे 2 बिंदुओं के बीच में चलाना है उसे, जिनके दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या हो? 1 वोल्ट का, ठीक है। 1 वोल्ट के विभवांतर के भीतर 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, वो जाएगा ना, अभी जैसे बता रहे थे। 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ऐसे 2 बिंदुओं के बीच में छोड़ा जिनके बीच का विभवांतर कितना था? 1 वोल्ट है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा वोल्टेज का अंतर होगा, जैसे 5-10 वोल्टेज का अंतर होगा तो ज्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। 1 वोल्ट का अंतर है। कितना अंतर है? 1 वोल्ट का अंतर है। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अंतर वाले 2 बिंदुओं के बीच में छोड़ेंगे तो कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। परिभाषा को चाहे जैसे लिखें हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 बिंदुओं के बीच में उसको चलाना है। चलाना क्या? छोड़ेंगे तो अपने आप चलेगा वो, ठीक है। लेकिन ऐसे 2 बिंदु हैं जिनके बीच का विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बिंदु A, एक बिंदु B, यहां का अगर विभवांतर नहीं, यहां का विभव अगर 15 है तो जरूरी है कि यहां का विभव 14 हो या 16 हो। 1 का अंतर होना चाहिए। यहां पर 16 है, यहां पर 15 है, तो इधर से इधर जाएगा। अगर यहां पर 14 कर देंगे तो इधर से इधर आएगा, सिंपल बात है, ठीक। यहां पर 15, यहां पर 16, कितना? यहां का विभव 15, यहां का विभव 16, विभवों के बीच में अंतर कितना? 1 का, जिसे बोलेंगे विभवांतर। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? 1 वोल्ट का है। और 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐसे बिंदुओं के बीच में गति कराते हैं तो जितनी ऊर्जा वो अर्जित करेगा, जितनी गतिज ऊर्जा वो प्राप्त करेगा, उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, इतना याद रखें, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। परिभाषा बोल रहे हैं हम नहीं, अभी एक बार मैं बोल देता हूं, उसको समझ लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त होती है। 1 इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, किसके द्वारा? 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, ठीक है। तो 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा जब किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है या गतिमान कराया जाता है तो जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन या किसी इलेक्ट्रॉन जो भी बोले, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त करता है। कहानी खत्म है, परिभाषा खत्म है, ठीक। लिख लो, हेडिंग डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं लिख ही देता हूं इस डिफिनेशन को, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज मेरी गड़बड़ हो जाती है, बड़ी मुश्किल में तो बना पाता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। परिभाषा होगी, इसे शॉर्ट में ईवी लिखते हैं, ठीक है, ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर
त्वरित करने पर प्राप्त करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब भाषा आप अपनी चाहे जैसे बनाएं, हमने जो बनाई है जरूरी नहीं है कि इसी को रटना है। आप अगर समझ गए हैं तो भाषा अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा है? वह गतिज ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है। अब हमें ऊर्जा का जो मेन फार्मूला पता है वो क्या है भाई? जूल। ऊर्जा का मेन फार्मूला जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का फार्मूला मतलब मात्रक हुआ और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल बनते हैं ये हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितने जूल के? मैं बताता हूं, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये याद होगा, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन ये जूल बोलना, कूलाम ना कहना, वो आवेश होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, बात क्लियर है? अब टाइम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गया ना? जितने भी टॉपिक आज पढ़े हैं, ठीक है, 5 मिनट ज्यादा, 5 मिनट लगेगा नहीं यार, 2 मिनट में सब रिवाइज हो जाएगा। कॉपी नहीं खोलना है, आंख बंद करना है, बस याद करना ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बस 2-3 मिनट में। और जहां पर कंफ्यूजन आ रहा है तुरंत कॉपी खोल के देख लिया यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, 5 मिनट में रिवीजन होता है, 5 मिनट में आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर आगे के टॉपिक्स आगे